हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के डी एंड एफ ब्लॉक के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, आते हैं, रिपीटेडली आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही बताऊंगा आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, टॉपिक से बच जाइएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये चीजें आप ना सैंपल पेपर्स में भी चेक कर सकते हैं, और प्री बोर्ड जितने भी आपके स्कूल में प्री बोर्ड हुए हैं 1 2 3, उसमें भी आपने देखा होगा कि काफी सारे क्वेश्चंस आए होंगे। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर? ओके। ये ध्यान से सुनिएगा बेटा, किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता देता हूं, किस में से किस किस तरीके के। ये है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि 7 मार्क्स का मिलेगा, जो कि कितने 7 मार्क्स का मिलेगा। ध्यान सुनिएगा, ठीक है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहला एफ ब्लॉक पे आते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। 3 कॉन्सिक्वेंसेस है, 2 कॉन्सिक्वेंसेस पूछे जाते हैं, ठीक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस पूछे जाते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा, लैंथेनॉइड में आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि भाई लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो उसको दुनिया जानती है, वो होती है +3, ठीक है, इसको याद रखिएगा। +3 लैंथेनॉइड हो या एक्टिनॉइड हो, दोनों की सेम ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन किस तरीके का आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो दोज एलिमेंट विच हैव at least one unpaired electron in d orbital called transition elements। ऐसे एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं जिनके डी ऑर्बिटल में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर बेटा? ओके, क्लियर है? ओके। फिर दूसरा आपका आता है कि भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्वेश्चन। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो Mn है, मैग्नीज +7 भी शो करता है, +6 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, +4 भी, बहुत सारी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे सबसे पहला कि 3d और 4s की एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। दूसरा रीजन कि भाई डी ऑर्बिटल में ना पार्शियली फिल्ड, डी ऑर्बिटल जो होता है पार्शियली फिल्ड होता है, ठीक है। इन दोनों रीजंस को याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा देखा होगा कि भाई आपका H2 के साथ पीटी Ni यूज करते हैं, कॉपर भी कहीं यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा शो क्यों करते हैं? पहला रीजन कि इनका ना सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है और इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। क्लियर बेटा? दूसरा, फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटरस्टिशियल की बिल्कुल स्टेटमेंट है, एज इट इज स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी नोटबुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। फिर कलर्ड बिहेवियर, कि डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड बिहेवियर भी शो करते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी लैब में बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट के सॉल्ट देखेंगे ना, तो आपको कलर्ड मिलेंगे, जिंक को छोड़ के। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक कैडमियम मर्करी ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि भाई उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता डी ऑर्बिटल में। क्लियर? ओके। लेकिन निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, इन सब के ना जो सॉल्ट होते हैं आप देखेंगे कलरफुल मिलेंगे, ठीक है। जैसे KMnO4 ही देख लो बेटा, KMnO4 K2Cr2 7, आप लोग टाइट्रेशन करते होगे, वो कलर्ड होते हैं। तो उसके पीछे कि भाई क्या रीजन होता है, तो उनके पास डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करने की क्षमता होती है, एबिलिटी टू फॉर्म डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन करता है? जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा डी ऑर्बिटल में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई Cu+ कम स्टेबल होता है Cu2+ के अंदर, ठीक है, और किसमें? इन एक्वस मीडियम, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो इसके ऊपर, क्योंकि भाई इसका जो चार्ज है वो ज्यादा होगा ऑब्वियसली, तो अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल क्या कहता है? फजान्स रूल कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज बाय साइज। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर कॉपर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 की होती है। एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद आपको जो पढ़ने हैं एनसीईआरटी के रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ने हैं और PYQs पढ़ने हैं, 7 नंबर पक्के, 7 नंबर पक्के, इसके पक्के मिलेंगे भाई।
ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो आपको रेडॉक्स की बैलेंसिंग कर लेनी है। रेडॉक्स की बैलेंसिंग वैसे आपकी और के पार्ट में आएगी, और जो आपका ऑप्शनल दिया जाता है तो और के पार्ट में आपको मिल जाएगी। क्लियर बेटा? तो ये आपके डी एंड एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। आप इनको सैंपल पेपर्स में अपने प्री बोर्ड में चेक करिएगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। क्लियर बेटा? और ये रिपीटेडली बहुत सालों से आ रहे हैं। जब हम पढ़ते थे, मैंने 2010 में अपनी 12th पास आउट करी है, तो उसमें भी ऐसी इसी तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन आते थे। आज के टाइम में चैप्टर्स कम हो गए हैं तो लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है, इसको हम मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस चैप्टर के एज इट इज ऐसे ही आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर बेटा? वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो, नोट्स, प्रोजेक्ट कुछ भी चाहिए आपको तो हमें कमेंट सेक्शन बताइएगा, सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। नोट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं आप लोगों के लिए, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा आपको। और कुछ होगा तो बताइएगा, तब तक के लिए टेक केयर।